प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम, फैराडे का प्रयोग को भी हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फैराडे का नियम, फैराडे का प्रयोग क्या होता है। ठीक, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्थात गतिमान आवेश और चुंबकत्व में क्या पढ़ा था। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो यदि हम वहाँ पे चुंबकीय सुई लेते हैं तो चुंबकीय सुई क्या होता है? विक्षेपित होता है। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और इस घटना को कहते हैं हम धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस प्रयोग को किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। इस प्रयोग को किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। तो इसी प्रयोग के आधार पर माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे इंग्लैंड का वैज्ञानिक है और जोसेफ हेनरी क्या है, वो अमेरिका का है। तो दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, इसका उल्टा प्रयोग करना चाहा। अर्थात जब हम तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि चुंबक से हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं क्या सोचा उन्होंने? चुंबक को हम पास लाके किसी भी तार या फिर किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर सकते हैं क्या? इस तरह के प्रयोग किसने किया? फैराडे और हेनरी ने किया। तो फैराडे और हेनरी ने क्या किया, एक कुंडली रखा पास में और पास में रखा एक चुंबक। क्या रखा? एक चुंबक रखा। अब इस चुंबक और कुंडली के मध्य उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। ठीक, उनको सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो फैराडे ने गुस्सा में आके क्या किया, इस चुंबक को कुंडली में फेंक दिया। क्या किया फैराडे ने? चुंबक को कुंडली में फेंक दिया गुस्सा में आके। मतलब उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्होंने चुंबक से कुंडली में धारा प्राप्त नहीं कर सका। तो जैसे ही चुंबक क्या हुआ, कुंडली के अंदर गया तो कुंडली में लगा था एक संकेतक। क्या लगा था? संकेतक, मतलब धारामापी। तो जैसे ही चुंबक अंदर जाता है तो धारामापी का जो सुई है वो विक्षेपित होता है। क्या होता है? विक्षेपित। तो फैराडे ने देखा, अर्थात चुंबक अंदर जाता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है, लेकिन चुंबक स्थिर है तो वहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जैसे ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हुआ तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगा। कब? जब हम चुंबक को इसमें गति कराएंगे, मतलब उसके पास ले जाएंगे। चुंबक को स्थिर रखने पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चुंबक को गति कराते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होता है। उन्होंने उल्टा भी किया, चुंबक को स्थिर रखा और कुंडली को गति कराया। क्या किया उन्होंने? कुंडली को गतिशील कराया, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होता है। चुंबक को हम धीरे धीरे मतलब कम गति कराते हैं तो चुंबकीय सुई भी क्या होता है? कम विक्षेपित होता है। चुंबक को अधिक गति कराते हैं मतलब तेज से, तो चुंबकीय सुई भी क्या होता है? अधिक विक्षेपित होता है। तो इस तरह से फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए। तो उन्हीं के बीच में हम देखते हैं कि चुंबक और कुंडली के मध्य जब आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। किसमें? कुंडली में। कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। ठीक, और इसी को कहते हैं हम, इस उपकरण को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए फैराडे ने कितना सारा प्रयोग करके देखा। ठीक, सभी का चित्र बना के उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली लिया। तो यहाँ पे मैं एक कुंडली बना लेता हूँ छोटा सा। ठीक, ये इस तरह से कुंडली लिया और कुंडली में लगा दिया है वो गैल्वेनोमीटर, मतलब ये धारामापी। ठीक, ये ठीक। तो यहाँ पे ले लिया एक चुंबक, चुंबक का ये N ध्रुव और यह चुंबक का S ध्रुव। कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर हैं, कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर हैं, लेकिन N ध्रुव से क्या है, बल रेखा निकलती है इस तरह से बाहर। ठीक, यहाँ से बल रेखा निकलती है और यहाँ से भी बल रेखा, मतलब N ध्रुव से बल रेखा निकलती है, लेकिन दोनों स्थिर है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है। बल रेखा को ही क्या कहते हैं हम? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए इसका जो चुंबकीय सुई का संकेतक है वो सीधा रहता है। दूसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने? ये पहला है। ठीक, दूसरा प्रयोग उन्होंने ये किया कि चुंबक को कुंडली के पास लाया। मतलब फिर आप एक कुंडली बनाइए इस तरह से। ठीक, और ये लगा देते हैं हम इसमें
जी। ठीक, अब यहाँ पे बना दीजिए एक चुंबक, ये N ध्रुव और ये चुंबक का S ध्रुव। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, मतलब चुंबक को गति कराते हैं। क्या कराते हैं, चुंबक को गति कराते हैं। जैसे ही चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली में क्या होती है, बल रेखा की संख्या बढ़ जाती है इसमें। ठीक, क्या होती है, बल रेखा की संख्या बढ़ जाती है, मतलब चुंबक जैसे कुंडली के पास आते जाएगा बल रेखा की संख्या बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बल रेखा की संख्या बढ़ते जाएगा। बल रेखा की संख्या बढ़ेगा तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक, तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगा अर्थात ये जो चुंबकीय सुई है वो क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो ये राइट साइड क्या होता है, वो विक्षेपित हो जाता है चुंबकीय सुई। ठीक, तो धारा प्रवाहित इस तरह से होता है इसमें। ये तो समझ आया। जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इसका जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। ठीक, तीसरा प्रयोग क्या किया इन्होंने, देखिए तीसरा नंबर का प्रयोग, फिर इन्होंने एक कुंडली लिया। ठीक, ये कुंडली ले लिया इसमें और इसी के जस्ट बगल में ले लिया एक चुंबक, ये चुंबक का N ध्रुव और ये चुंबक का S ध्रुव। ठीक, यहाँ पे इसके साथ लगा दिया जी। ठीक, अब देखिए इस बार क्या किया उन्होंने, ये जो चुंबक है उसको पास लाया, लेकिन तीसरा उपकरण में उन्होंने ये किया कि चुंबक को कुंडली से दूर ले गया, चुंबक को कुंडली से दूर ले गया। तो ध्यान दीजिए बल रेखा की संख्या यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 है, कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल रेखा की संख्या 5 तो है, मतलब ये देखिए यहाँ पे आया मतलब ये 5 है। अब चुंबक को हम दूर ले जाएंगे तो बल रेखा की संख्या क्या होगी, पहले 5 था फिर धीरे धीरे क्या होता है वो कम होता है। ठीक, आप दिखाएंगे यहाँ पे जितना दिखा सकते हैं बहुत सारा है। तो बल रेखा की संख्या धीरे धीरे कम होता है, 5 था फिर दूर ले गए 4 हो गया, फिर दूर ले गए 3 हो गया, फिर दूर ले गए 1 हो गया। मतलब बल रेखा की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहाँ पे बल रेखा की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे परिवर्तित होता है, यहाँ पे भी परिवर्तित होता है। तो जहाँ पे बल रेखा की संख्या परिवर्तित होती है वहाँ पे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, लेकिन चुंबक को दूर ले जा रहे हैं इसलिए इसमें धारा क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक, तो धारा इसमें विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है इस तरह से। इसका चुंबकीय सुई भी क्या होता है, चुंबक को दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में होती है, मतलब ये लेफ्ट साइड में विक्षेपित होता है। ठीक, इस तरह से 3 प्रयोग किया। उसके बाद चौथा और पांचवा 2 प्रयोग और किया उन्होंने। इसके बाद क्या किया उन्होंने, चुंबक के S ध्रुव को, चुंबक के S ध्रुव को कुंडली के पास लाया, चुंबक के S ध्रुव को कुंडली के पास लाया। चलिए फिर चुंबक बना देते हैं हम ये जी। अब यहाँ पे ले लीजिए एक चुंबक, चुंबक के ये S ध्रुव और ये N ध्रुव, चुंबक के S ध्रुव को पास लाया। कहाँ लाया, चुंबक के S ध्रुव को पास लाया। जैसे ही पास लाया तो फिर इसमें क्या होगा, बल रेखा निकलने लग गए, बल रेखा तो निकलेगा ही, बल रेखा की संख्या में वृद्धि हो गया। ठीक, इस तरह से इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगा, जिस तरह से इसमें हुआ है इसमें भी होगा। तो इसका भी चुंबकीय सुई लेफ्ट साइड क्या होता है, विक्षेपित होता है। धारा दिखा दीजिए इसमें ये और ये, इसमें भी धारा सेम इसी तरह का प्रवाहित होता है। ठीक, यह इसका चौथा प्रयोग। तो तीसरा और चौथा इसमें धारा की दिशा समान होती है, चुंबकीय सुई भी समान विक्षेपित होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसी का 5वां नंबर, इसी का सेम। यहाँ पे 5वां निकाल देता हूँ मैं, 5वां प्रयोग। 5वां प्रयोग में भी चलिए सेम बना लीजिए आप, ये कुंडली बना लेते हैं हम और यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे रख दीजिए आप एक चुंबक। अब ये चुंबक का S ध्रुव है और ये चुंबक का N ध्रुव है। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे S में क्या होती है, बल रेखा अंदर की ओर आती है, मिस्टेक हुआ है इसको सुधारेंगे। बल रेखा क्या होती है इसमें, अंदर की ओर आती है, ये S ध्रुव में अंदर की ओर आती है। तो यहाँ से हम चुंबक को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। क्या करते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं। तो दूर ले जाते हैं तो बल रेखा की संख्या में कमी होगा, मतलब बल रेखा क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। और बल रेखा परिवर्तित हुआ मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित होगा। क्या होगा, कुंडली में धारा प्रवाहित होगा। ठीक, लेकिन इसमें धारा की दिशा बदल जाएगा, ये ऊपर की ओर है तो इसमें ये नीचे की ओर हो जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, आप एक क्रम को याद रखेंगे, उसके बाद उसको चेंज करते जाएंगे। ये चुंबकीय सुई क्या होगा, ये इधर विक्षेपित हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, इधर विक्षेपित होगा। ठीक, समझ आया आपको। चलिए एक बार और देखेंगे पांचों को। पहला प्रयोग में क्या किया उन्होंने,
चुंबक और कुंडली को स्थिर अवस्था में रखा तो उसे कुछ निष्कर्षण नहीं मिला, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। दूसरा, चुंबक के n ध्रुव को कुंडली के पास लाता है तो कुंडली में क्या होती है, बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स, बल रेखा को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होते है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। तीसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने, चुंबक के n ध्रुव, मतलब n ध्रुव पास लाया था फिर उसको दूर ले गया तो बल रेखा की संख्या धीरे धीरे कम हुआ, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ यहाँ भी, लेकिन चुंबकीय सुई क्या हुआ, इसके अपेक्षा विपरीत दिशा में विक्षेपित हुआ और धारा की भी दिशा यहाँ पे बदल गया। फिर चौथा में S ध्रुव को पास लाया तो S ध्रुव को पास लाया तो फिर इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित होती है, तो इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसी के जैसा इसमें भी धारा प्रवाहित होगा। 5वां नंबर में S ध्रुव को पीछे ले गया, मतलब इस चुंबक को दूर हटाया कुंडली से, फिर भी धारा प्रवाहित हुआ, लेकिन इसमें धारा की दिशा बदल जाती है और चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। इस तरह से उन्हें ये 5 प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि चुंबक और कुंडली के मध्य जब आपेक्षिक गति होती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा, जब तक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होते रहेगा तब तक उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक, समझ आया। तो 5 प्रयोग का यहाँ पे हिंदी में मैं आपको लिख के अच्छे से दे दूंगा, उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, सभी का क्रमशः नंबर डालूंगा। हाँ, पहला प्रयोग के बारे में 2 लाइन हिंदी में, दूसरा प्रयोग के बारे में, तीसरा, चौथा और 5वां, तो 5 को यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसे आप लिख लीजिए। ठीक, नोट कर लिए इसको। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम फैराडे का नियम। तो फैराडे ने 2 नियम दिया। ठीक, फैराडे का प्रथम नियम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम इसी को कहेंगे हम। ठीक, मतलब इसी के नियम को लिखेंगे उसके प्रथम नियम में। एक बार पहले सुनेंगे उसके बाद उसको लिखेंगे। जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, क्या होती है, आपेक्षिक गति, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व उस समय तक बना रहता है जब तक कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है, तब तक। यहाँ धारा कब तक प्रवाहित होगा, जब तक चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होते रहेगा तब तक धारा प्रवाहित होगा। जैसे ही चुंबक को हम रोक देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। तो यही है इसका प्रथम नियम। तो चलिए अब पेन कॉपी निकालिए और उसमें नोट करिए फैराडे का प्रथम नियम। चलिए लिखिए, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व उस समय तक बना रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ठीक, तो ये तो हुआ फैराडे के प्रथम नियम का परिभाषा, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, तो फैराडे का द्वितीय नियम होता क्या है, देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। ठीक, तो पहला स्टार्टिंग है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, φ1 मान लेते हैं, फिर वो अंत में भी तो होगा ना, जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसका अंत भी होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन स्टार्ट हुआ φ1 से और t समय पश्चात वो क्या हो जाता है, φ2 हो जाता है। मतलब कुछ समय के बाद उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, φ2 होता है। तो इसी को देखिए क्या बताया है फैराडे के द्वितीय नियम में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अर्थात द्वितीय से पहला परिवर्तन की दर, मतलब क्या होता है, द्वितीय में पहले को आप माइनस करिए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब ये φ2 माइनस φ1, और परिवर्तन की दर को किससे दिखाते हैं, t से। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात एप्सिलॉन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, एक बार और सुनेंगे, अभी लिखेंगे नहीं इसको। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसे ही कहते हैं हम फैराडे का द्वितीय नियम।
क्या कहते हैं? फैराडे का द्वितीय नियम। अब लिखिए फैराडे के द्वितीय नियम का परिभाषा यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए नोट करिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं हम फैराडे का द्वितीय नियम। इसकी गणितीय व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा है, ठीक, या फिर इसे इसका व्यंजक भी कह सकते हैं हम। तो चलिए इसका गणितीय व्याख्या करते हैं। व्यंजक तो यहाँ पे हिंदी में हम एक लाइन लिख सकते हैं, थोड़ा सा दो लाइन। माना प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स t समय पश्चात φ2 हो जाता है, तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये होगा φ2 माइनस φ1 बटे t। क्या होगा? φ2 माइनस φ1। अब हम इसके नियमानुसार लिख सकते हैं। नियमानुसार क्या होता है? विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इसके अनुक्रमानुपाती अर्थात φ2 माइनस φ1 बटे t। इस चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है और नियतांक ले लेते हैं हम k। ठीक, इसमें माइनस लगाइए। माइनस क्यों लगाए हम उसको बताएंगे। φ2 माइनस φ1 बटे t। माइनस क्या दिखाता है देखिए, बताइए माइनस क्या प्रदर्शित करता है। देखिए लास्ट में उसको लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ सुनेंगे आप। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल क्या करता है? उसका सदैव विरोध करता है। क्या करता है? सदैव विरोध करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, इसलिए हम उसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब के को क्या कहते हैं? के को एक अनुपातिक नियतांक कहते हैं, जहाँ के क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। अनुपातिक नियतांक, ठीक, के क्या है? एक अनुपातिक नियतांक है। तो के का मान SI पद्धति में, ठीक, SI में के बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो के बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमको ये मिलेगा एप्सिलॉन इक्वल टू, ठीक, ये माइनस बचेगा। φ2 माइनस φ1 को आप ऐसा लिखिए डेल फाई। अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है तो ये बी लगा लीजिए और टी के साथ भी लगा लेते हैं ये डेल टी। ठीक, तो माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी। अब ये जो डेल टी है वो किसको दिखाता है? समय अंतराल को। यदि समय अंतराल बहुत कम हो तो डेल टी का मान क्या होगा? कम है, मतलब वो जीरो की ओर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यदि समय अंतराल बहुत कम हो तो डेल टी क्या होगा? डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो समय का मान है वो क्या होगा? जीरो की ओर जाएगा। जैसे ही ये जीरो की ओर जाएगा तो इसमें लगेगा एक लिमिट, तो एप्सिलॉन इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू जीरो। ठीक, ये होगा माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी। इसको हम तात्क्षणिक भी कहते हैं। तात्क्षणिक मतलब कम। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो तात्क्षणिक के लिए हम डेल टी टेंस टू जीरो लेते हैं। अब जैसे ही लिमिट और डेल टेंस टू जीरो, मतलब इस पूरे को जैसे ही हम हटाएंगे तो ये किस में परिवर्तित होगा? डी में परिवर्तित होगा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू मिलेगा हमें, डेल को डी बना दीजिए, डी फाई बी बटे डी टी, और इसी को कहेंगे हम फैराडे का द्वितीय नियम का अभिष्ट व्यंजक, यह सूत्र भी कह सकते हैं। तो जब भी आपको फैराडे के द्वितीय नियम का सूत्र पूछा जाएगा तो आप इसको बताइएगा एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई बी बटे डी टी। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह, माइनस नहीं लगाया हूँ, चलिए माइनस लगा देते हैं, ये माइनस। अब इसके नीचे में आप लिख सकते हो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, इस तरह से ऋण चिन्ह के बारे में बताएंगे आप। एक बार और सुनिए। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है फैराडे का नियम, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लेंज का नियम। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।